कॉलेज लाइफ, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में एक पूरी फिल्म सी चलने लगती है। नए दोस्त, आजादी, देर रात तक चलने वाली बातें। लेकिन इस रोमांचक फिल्म का एक दूसरा पहलू भी तो है। असाइनमेंट्स का ढेर, परीक्षाओं का प्रेशर, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप इस रेस में बिल्कुल अकेले दौड़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कुछ छात्र इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं, जबकि कई होशियार छात्र भी बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास एक बहुत दिलचस्प लेख है। शीर्षक है, अपने सर्वश्रेष्ठ कॉलेज जीवन को अनलॉक करें, 10 सरल आदतें जिन्हें हर भारतीय छात्र को अपनाना चाहिए। लेकिन हम इसे सिर्फ एक चेकलिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। हम इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह समझने की कोशिश करेंगे, जो ये बताता है कि अकादमिक सफलता का राज सिर्फ ज्यादा घंटे पढ़ाई करने में नहीं है, बल्कि वो कहीं और ही छिपा है। और वो राज जो इस लेख की सबसे कह सकते हैं हैरान करने वाली बात है, वो ये है कि अकादमिक सफलता का असल खेल लाइब्रेरी या क्लासरूम के बाहर जीता जाता है। ये इस बारे में है ही नहीं कि कौन ज्यादा होशियार है, बल्कि इस बारे में है कि कौन अपनी एनर्जी को बेहतर तरीके से मैनेज करता है। मतलब शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक एनर्जी। ये 10 आदतें असल में पढ़ाई के बारे में कम और उस इंजन को तैयार करने के बारे में ज्यादा हैं जो पढ़ाई को संभव बनाता है। असली लड़ाई तो किताब खोलने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। एनर्जी मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस नहीं। चलिए इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बुनियादी एनर्जी की, शारीरिक ऊर्जा। मुझे अपने कॉलेज के दिन याद है जब देर रात तक जागने के लिए चाय और मैगी ही हमारा सहारा हुआ करते थे। लेख की पहली कुछ आदतें इसी पर हैं, जैसे स्वस्थ नाश्ता, संतुलित आहार, पानी पीना और नींद लेना। सुनने में बहुत आम बातें लगती हैं, पर क्या ये वाकई इतना बड़ा फर्क पैदा करती हैं? ये सिर्फ फर्क ही नहीं पैदा करती, बल्कि यही तो नींव है। उस मैगी और चाय वाले उदाहरण को ही लेते हैं। इंस्टेंट नूडल्स और चीनी वाली चाय, वो आपको तुरंत ऊर्जा का एक झटका देती हैं। हाँ, एक शुगर रश जैसा। बिल्कुल, लेकिन ये जितनी तेजी से ऊपर जाता है, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। और नतीजा, आप क्लास के बीच में ही थका हुआ और बेध्यान महसूस करते हैं। इसी को कहते हैं मिड मॉर्निंग एनर्जी स्लंप। और इसकी जगह लेख में पोहा, उपमा या दाल रोटी जैसे विकल्प दिए गए हैं। इनमें होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, जो ऊर्जा को धीरे धीरे और लगातार रिलीज करते हैं। ये आपके दिमाग के लिए पेट्रोल की तरह नहीं, बल्कि एक हाई परफॉर्मेंस बैटरी की तरह काम करता है, जो पूरे दिन चलती है। तो ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, ये दिमाग को सही ईंधन देने की बात है। ठीक है, ईंधन की बात तो समझ में आई, लेकिन नींद आती क्या? लेख में 7 से 9 घंटे की नींद लेने की सलाह है, जो परीक्षा के दिनों में तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो क्या कुछ घंटों की नींद की कुर्बानी देकर ज्यादा पढ़ाई कर लेना कभी-कभी ज्यादा फायदेमंद नहीं होता? क्या ये हमेशा ही एक बुरा सौदा है? यह हमेशा एक बहुत बहुत बुरा सौदा है। यहाँ एक आम गलत फहमी को समझना जरूरी है। हमें लगता है कि हम जाग कर ज्यादा सीख रहे हैं, लेकिन असल में सीखना और याद रखना तब होता है जब हम सोते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग एक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। वो दिन भर पड़ी गई सारी जानकारी को सही अलमारियों में सहेज कर रखता है। इसे कहते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। अच्छा। तो जब आप नींद की बलि देते हैं, तो आप उस लाइब्रेरियन को उसकी नौकरी करने से रोक रहे हैं। मतलब आप जो कुछ भी रट रहे हैं वो आपके दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही अटक कर रह जाता है। बिल्कुल। हो सकता है आप अगले दिन के एग्जाम में कुछ लिख भी आएं, लेकिन लंबे समय तक आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आप असल में अपनी सीखने की क्षमता को ही कम कर रहे हैं। और लेख में सोने से पहले फोन से दूर रहने की जो सलाह है वो बहुत वैज्ञानिक है। फोन की जो नीली रोशनी है वो आपके दिमाग को संकेत देती है कि अभी भी दिन है, और ये मेलाटोनिन यानी नींद के हार्मोन को बनने से रोकती है। और फिर नींद नहीं आती। हाँ, नतीजा देर तक नींद ना आना और अधूरी नींद। तो मतलब अच्छा खाना खा लिया, अच्छी नींद ले ली, शरीर पूरी तरह चार्ज हो गया, लेकिन कई बार फिर भी एक सुस्ती सी छाई रहती है, पढ़ने का मन ही नहीं करता। यही पर शायद लेख की तीसरी आदत काम आती है, शारीरिक गतिविधि के लिए समय निकालना। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि शारीरिक गतिविधि का मतलब घंटों जिम में पसीना बहाना नहीं है। उसका दबाव कई बार और ज्यादा तनाव पैदा कर सकता है। लेख का असली संदेश है हलचल। बस अपनी जगह से हिलना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, कॉलेज तक साइकिल चलाना या दोस्तों के साथ बैडमिंटन या क्रिकेट का एक छोटा सा गेम खेलना। ये गतिविधियां आपके शरीर में एंडोर्फिन रिलीज करती हैं। फील गुड हार्मोन्स। जी,
ये एक तरह का मेंटल रीसेट बटन है जो तनाव कम करता है और फोकस को तेज करता है। सही कहा। ये एक रीसेट बटन जैसा है। तो एक बार जब शारीरिक ऊर्जा का आधार मजबूत हो गया, तब हम आते हैं उस चीज पर जो कॉलेज में सबसे ज्यादा ऊर्जा खाती है, पढ़ाई। यहाँ पर लेख एक स्टडी शेड्यूल बनाने की बात करता है, जो सुनते ही थोड़ा बोरिंग लगता है ना? क्या एक सख्त टाइम टेबल हमारी रचनात्मकता को खत्म नहीं कर देता? यहीं पर लेख एक बहुत ही व्यवहारिक बात कहता है। एक ऐसा शेड्यूल बनाएं जो आपके लिए काम करे। ये कोई जेल का टाइम टेबल नहीं है। इसका मकसद है अपनी ऊर्जा के चरम समय को पहचानना। क्या आप मॉर्निंग पर्सन हैं या नाइट आउल? अपनी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले समय में सबसे मुश्किल विषय पढ़ें और शेड्यूल को लचीला रखें। इसी सिलसिले में लेख में पोमोडोरो तकनीक का भी जिक्र है। 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ये इतना प्रभावी क्यों माना जाता है? इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। किसी बड़े काम को देखकर हमारा दिमाग घबरा जाता है और हम उसे टालने लगते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, ये तो होता है। पोमोडोरो टेक्निक उस बड़े काम को छोटे छोटे मैनेज करने लायक हिस्सों में तोड़ देती है। दिमाग को लगता है, अरे 25 मिनट ही तो पढ़ना है, ये तो मैं कर सकता हूँ। और जब आप एक सेशन पूरा करते हैं तो आपको एक छोटी सी जीत का एहसास होता है, जो आपको अगले सेशन के लिए प्रेरित करता है। ये समय का नहीं, बल्कि ध्यान और प्रेरणा का प्रबंधन है। शेड्यूल और तकनीकों के बावजूद दबाव तो फिर भी रहता है। सिलेबस का बोझ, भविष्य की चिंता। मुझे लेख की माइंडफुलनेस वाली आदत बहुत हैरान करने वाली लगी। ज्यादातर छात्रों के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी चीजें साधु संतों के लिए होती हैं। इसे एक छात्र के लिए एक प्रैक्टिकल टूल के तौर पे कैसे देखा जा सकता है? ये एक बहुत ही आम धारणा है, पर माइंडफुलनेस का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसे एक मानसिक जिम की तरह सोचें। जैसे आप शरीर के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही ये ध्यान के लिए एक कसरत है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है भावनात्मक लचीलापन, यानी इमोशनल रेजिलियंस बनाना। इसे थोड़ा और समझाएंगे? इमोशनल रेजिलियंस का क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि जब कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है, जैसे कोई मुश्किल परीक्षा या खराब नतीजा, तो आप उस पर तुरंत घबराकर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। माइंडफुलनेस आपको अपनी चिंताओं और विचारों को बिना जज किए देखने की क्षमता देता है। ये आपके और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक पॉज बटन की तरह काम करता है। पॉज बटन? हाँ, रोजाना सिर्फ 5 मिनट की गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस भी आपको दबाव में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है। ये आपके दिमाग को शांत रहना सिखाता है, भले ही बाहर तूफान क्यों न मचा हो। वो पॉज बटन वाली बात बहुत शक्तिशाली है। शायद ये हमें यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में भी मदद करता है, जो कि लेख की एक और आदत है। अक्सर हम बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, जैसे आज 5 चैप्टर खत्म करूंगी, और जब वो पूरे नहीं होते तो हम निराश हो जाते हैं। बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। बड़े लक्ष्यों को छोटे दैनिक या साप्ताहिक लक्ष्यों में तोड़ना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत असरदार होता है। जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, जैसे आज सिर्फ 15 पेज पढ़ूंगा, और आप उसे पूरा कर लेते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो खुशी और प्रेरणा का एहसास देता है। यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है। लेख में छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाने की बात भी कही गई है, जो इस प्रक्रिया को बोझिल होने से बचाता है। यह सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है, यह अपनी प्रगति को स्वीकार करने और खुद को प्रेरित रखने का एक तरीका है। हमने शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की बात कर ली, लेकिन कॉलेज सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। यह एक सामाजिक अनुभव भी है। और सच कहो तो असाइनमेंट्स और परीक्षाओं की भागदौड़ में दोस्त और सामाजिक जीवन अक्सर पीछे छूट जाते हैं। लेख एक सहायक सामाजिक नेटवर्क बनाने पर बहुत जोर देता है। और यह सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। अकेलापन, खासकर जब आप घर से दूर हों, तो यह एक बहुत बड़ा तनाव हो सकता है। और अकेलापन आपके कॉग्निटिव फंक्शन, यानी सोचने समझने की क्षमता पर भी नकारात्मक असर डालता है। अच्छा। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो दोस्त हों, परिवार हो या कोई मेंटोर, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये जानना कि कोई है जिससे आप बिना किसी झिझक के बात कर सकते हैं, आपको एकेडमिक दबाव से निपटने की ताकत देता है। तो ये सपोर्ट सिस्टम एक तरह का इमोशनल आउटलेट है। बिल्कुल, ये एक सेफ्टी नेट है। लेख में क्लबों में शामिल होने या कॉलेज के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का जो सुझाव है, वो इसीलिए महत्वपूर्ण है। यह आपको समान विचारधारा वाले लोगों से मिलने का मौका देता है और आपको ये महसूस कराता है कि आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। और फिर आती है आखिरी आदत, जो पहली नज़र में सूची में थोड़ी अजीब लगती है। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना,
इतनी बुनियादी बात को एकेडमिक सफलता से जोड़ने वाली सूची में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे आत्मसम्मान से है। जब आप खुद को साफ सुथरा और प्रस्तुत करने योग्य महसूस करते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। सोचिए, जब आप अच्छी तरह तैयार होते हैं तो आप क्लास में सवाल पूछने या किसी प्रेजेंटेशन को देने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। ये आपकी बाहरी दुनिया को यह संदेश देता है कि आप खुद का सम्मान करते हैं। मतलब ये सिर्फ बीमारियों से बचने के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह का साइकोलॉजिकल बूस्ट है। हाँ, ये आत्म देखभाल का एक बहुत ही मौलिक रूप है। ये एक छोटा सा काम है जो आपको अपने दिन पर नियंत्रण का एहसास देता है। अपने बैग में हैंड सैनिटाइजर रखने जैसी छोटी सी आदत भी आपको दिन भर में अधिक आत्मविश्वासी महसूस करा सकती है। ये इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी देखभाल करने के लिए समय निकाल रहे हैं, जो आपके समग्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? ये 10 आदतें अलग अलग नियमों की कोई लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, एक जीवन शैली है। सोचिए, अच्छा भोजन और नींद आपको शारीरिक ऊर्जा देते हैं। वो ऊर्जा आपको व्यायाम करने और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। एक अच्छा स्टडी शेड्यूल और माइंडफुलनेस आपके मानसिक तनाव को कम करते हैं, और जब तनाव बढ़ता है तो आपका सामाजिक नेटवर्क आपको सहारा देता है। ये सब एक दूसरे को ताकत देते हैं। तो लेख का निचोड़ ये है कि छोटी शुरुआत करें और लगातार बने रहें। बिल्कुल। किसी को भी एक ही दिन में इन सभी 10 आदतों को अपनाने की जरूरत नहीं है। शायद बस एक से शुरू करें, जैसे रोज सुबह नाश्ता करना। जब वो आदत बन जाए तो दूसरी अपनाएं। ये आदतें सिर्फ कॉलेज के 3 या 4 साल के लिए नहीं हैं। ये एक ऐसे जीवन की नींव रख रही हैं जिसमें आप अपने शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सीखते हैं। ये एक निवेश है जिसका रिटर्न आपको जीवन भर मिलता रहेगा। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये पूरा ब्लूप्रिंट छात्रों के लिए बनाया गया है, लेकिन हम में से कितने लोग अपने कामकाजी जीवन में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन्हीं बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं? शायद देर रात तक काम करना आज के ज़माने में ऑल नाइटर खींचने जैसा ही है। शायद इन आदतों को फिर से देखने की ज़रूरत सिर्फ छात्रों को ही नहीं, हम सभी को है।